गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं समान अध्ययन के क्लास में हम लोग आज बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय हमने लिया है वो है CMS COP14, CMS COP14, ठीक है, CMS COP14। अब सबसे पहले ये जानना है कि इसमें से जो है वो जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग रेलवे कुछ भी हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, अब जो है ये क्वेश्चंस पीटी में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आपको पारिस्थितिकी और पर्यावरण का जो सेक्टर है वहाँ पर पूछा जा सकता है। दोस्तों, जो CMS COP14 है, इसकी जो बैठक हुई वो कहाँ हुई, तो वो उज्बेकिस्तान में हुई है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के किस शहर में हुई है, तो वो समरकंद में हुई है। ठीक है, समरकंद वो शहर है ना, उज्बेकिस्तान का। ठीक है, उज्बेकिस्तान और में जो समरकंद है वहीं पर ये COP14 की बैठक हुई है। अब हमें ये समझना है कि CMS क्या है और COP14 क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम मैप में ये देखेंगे कि उज्बेकिस्तान है कहाँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये मैप दिख रहा है, ये भारत का मैप है ना, और ये बगल में ये पड़ोसी पाकिस्तान है, और इसके बगल में अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के नॉर्थ में ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के नॉर्थ में जो है उज्बेकिस्तान है। ठीक है, जो नॉर्थ में जो है वो उज्बेकिस्तान है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान के जो है वो दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान के जो है वो पश्चिम अगर जाएंगे तो आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। तो देखिए, इस तरीके से ये मैप हो गया, आप समझ जाइए कि उज्बेकिस्तान कहाँ है। और उज्बेकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद नहीं है, उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो ताशकंद है। क्या है? ताशकंद है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। एक फिल्म भी आई थी ताशकंद फाइल्स, आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिए उसको, है ना। वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित है ताशकंद फाइल्स। ठीक है, तो ये बैठक कहाँ हुई? समरकंद में, उज्बेकिस्तान में हुई CMS COP14 की। अब हम लोग जानेंगे कि CMS क्या है ना, COP14 कहते किसको है। ठीक है, तो CMS का जो फुल फॉर्म होता है कि ये कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों, जो वन्य जीव हैं, है ना, उनकी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय है, ये एक बैठक है ये। ठीक है, और इसमें जो है कि जो प्रवासी प्रजाति मतलब कि ऐसे जीव, ऐसे पक्षी हो गए, या समुद्री जीव हो गया, या फिर वो पक्षी हो गया, समुद्री जीव हो गया, स्थलीय जीव हो गए, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो जो उनके जो एक क्षेत्र से छोड़ करके वो दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए देश की सीमा जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर वो किसी दूसरे देश के क्षेत्र में वो जाते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है ना, तो वहाँ पर भी उनकी रक्षा हो सके। अब ये नहीं कि दूसरे देश का पक्षी दूसरे देश में चला गया तो उसे कोई मार दे, उसे कोई अवैध व्यापार कर ले उसका, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए, ताकि उनका जो संकटापन्न प्रजाति है, जो संकट में है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो वन्य जीव हो, चाहे वो समुद्री जीव हो, तो उनकी रक्षा हो सके, इसलिए जो है ये जो है बैठक की जाती है। और वो बैठक का नंबर कितना है? इस बार COP14 हुआ है, किसका? CMS का, यानी कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर यह बैठक हुई। कहाँ हुई है? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है, अब जो है ये संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जो ये CMS COP14 जो हुआ है, तो ये CMS जो है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर सरकारी संधि है, यानी कि देशों के बीच, कुछ देश बैठ करके देशों के बीच में की गई एक संधि है। इस बात को समझेंगे हम लोग, एक सरकारी संधि है, और इसे जो है हम बॉन संधि के नाम से भी जानते हैं। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि बॉन संधि क्या है, तो बॉन संधि ये समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की जाने वाली बैठक है, और इसमें प्रवासी प्रजातियों, यानी कि जो एक
कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जो जीव जंतु है ना, चाहे पक्षी हो, समुद्री जीव हो, है ना, स्थलीय जीव हो, वो जाते हैं, है ना, तो उनके संबंध में जो कानून बनाए जाते हैं, है ना, उसकी चर्चा यहाँ की जाती है। ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो बाध्यकारी भी हो सकते हैं, गैर बाध्यकारी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये 1983 से लागू होता है, ये बॉन कन्वेंशन। ठीक है, बॉन कन्वेंशन 1983 से लागू होता है, इसको CMS भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हस्ताक्षर जो हुआ था, जो कुछ देश मिलकर के जो इसको शुरू किए थे, वो 1979 में हस्ताक्षर हो गया था, लेकिन लागू 1983 से हुआ है, और भारत जो है 1983 से ही इसका सक्रिय सदस्य रहा है। ठीक है, क्यों रहा है भारत? क्योंकि देखिए, भारत पूरे विश्व का की जितनी भूमि है, भारत के पास कितनी भूमि है पूरे विश्व की? तो 2.4% भारत के पास भूमि है, 2.4%। ठीक है, 2.4% भारत के पास भूमि है, और ये जो है 2.4% जो भारत के पास भूमि है, भारत की भूमि पर जो है पूरे विश्व के 8% जैव विविधता रहती है। ठीक है, 8% जैव विविधता रहती है पूरे विश्व की, ये 2.4% भूमि पर, भारत की भूमि पर। ठीक है, तो इसलिए जरूरी था कि भारत के पास भी जो है कुछ प्रवासी पक्षी, प्रवासी स्थलीय जीव या प्रवासी आपको समुद्री जीव आते हैं, जैसे कि हम्प बैक व्हेल जो है वो भारतीय तटों पर भी आ जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो है वो वेल मछलियाँ, जो हम्प बैक वेल मछलियाँ जो हैं, वो हमारे भारतीय तटों पर आकर के मुंबई में या और भी जो समुद्री तट है हमारे, है ना, वहाँ पर आकर के मरी हुई पाई जाती हैं, है ना, वो समुद्र के किनारे आ जाती हैं और वो बालू पर आ जाती है, फिर वो समुद्र में जा नहीं पाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम्पबैक वेल हो गया, फिर समुद्री कछुआ हो गया, समुद्री टर्टल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि अमू फाल्कन जो क्रेन है ना, ये जो अमूर फाल्कन जो है, ये जो है ये भी जो है साउथ अफ्रीका से उड़ करके जो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है ना, पूर्वोत्तर के जो रीजन है, नागालैंड हो गया, है ना, मेघालय हो गया, तो वहाँ पे अमूर फाल्कन पक्षी जो है वो वहाँ पर जा करके कुछ दिनों के लिए अपने आवास बनाते हैं। वो आप समझ जाइए कि वो पूरा हिंद महासागर वो क्रॉस करते हैं, अमूर फाल्कन जो होते हैं आपको साउथ अफ्रीका से। तो उनके रखरखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए, है ना, उनका शिकार कोई नहीं करे, है ना, ऐसे नियम बनाए जाते हैं। और इसकी मदद जो है वहाँ के, जैसे कि नागालैंड में अमूर फाल्कन के लिए जो है विशेष प्रयास किया गया है उनके प्रबंधन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, है ना, ताकि उनकी संख्या बढ़े। उनकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है, ताकि चूँकि शिकार कर लेते हैं लोग, है ना, तो ऐसा नहीं हो पाए, उनका सहयोग लिया जाए, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं उनका सहयोग लेकर के जो है अमूर फाल्कन को बचाया जा सके, उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो भी अमूर फाल्कन को उस क्षेत्र में देख सके। ठीक है, और फिर जो है कि हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य आप समझ गए कि स्थलीय, समुद्री या जो है पक्षी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, इनकी संख्या बढ़े, इनकी संख्या में कमी ना हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम भारत जो है वो कुछ जो पक्षी हैं, कुछ स्थलीय या समुद्री जीव हैं, भारत ने प्रयास किया है कि उनका संरक्षण किया जाए, उनका प्रबंधन किया जाए। जैसे कि उसमें है डुगोंग, है जिसको समुद्री गाय भी कहते हैं, डुगोंग। ठीक है, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है ना। डुगोंग हो गया, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस जिसको बोलते हैं, साइबेरियन क्रेन। फिर मरीन टर्टल, समुद्री कछुआ जो होता है, सो उड़ीसा के तट पर देखिए, है ना, कई सारे कछुआ जो है, समुद्री कछुआ अंडे देने आते हैं वहाँ पर, है ना, तो अंडों का कोई शिकार ना कर ले, है ना, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि पर्यावरण जो है वो संतुलित रह सके, है ना, पर्यावरण संतुलित रह सके। रैप्टर जो है, ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि भारत जो है अस्थायी आश्रय भी है पक्षियों का, अस्थायी आश्रय है कुछ जलीय जीवों का, अस्थायी आश्रय है कुछ स्थलीय जीवों का, है ना, उसका भी ध्यान रखते हैं। जैसे कि अमूर फाल्कन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जैसे कि फिर ब्लैक नेक्ड क्रेन, ऐसे सारस जिसकी गला जो है वो, जिसका गला जो है वो काला होता है ना, काले गले वाले सारस, ब्लैक नेक्ड सारस उसे बोलते हैं, तो वो भी प्रवासी पक्षी है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके से अब भारत ने क्या प्रयास किया है इसके लिए। तो भारत ने लगातार ऐसे चीज़ों के लिए प्रयास किया है ना, कि जैसे कि इस आपको सॉरी, जैसे कि
इस बैठक में COP 14 में क्या क्या हुआ है, तो COP 14 में हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे हैं कि COP 14 में क्या हुआ कि कुछ इम्पोर्टेंट जो सहयोग एवं संरक्षण के प्रयास कैसे हों, इस पर चर्चा की गई है। फिर क्या हुआ कि खतरों की पहचान की गई है इस बैठक में, कि ऐसे जो जलीय जीव हैं, स्थलीय जीव हैं या पक्षी हैं, उनको किस प्रकार का खतरा हो सकता है ना। फिर जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरीके से किया जा सकता है कि भाई मेरे देश का पक्षी अगर आपकी जगह जा रहा है तो किस प्रकार से उसकी आप उसको देख रेख करेंगे, है ना। कहीं वो संकटापन्न प्रजाति में है और कहीं वो लुप्त होने की कगार पर तो नहीं है ना। तो इस तरह से उसकी देखभाल करें, है ना। ये सारी बातों पर चर्चा हुई है। और फिर क्या है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करने की बात भी इस बैठक में की गई है, CMS COP 14 में की गई है। फिर दोस्तों जैसे कि हम और भी देखते हैं कि जैसे कि भारत ने क्या किया है कि भारत लगातार सतत प्रयास कर रहा है ना। चूंकि भारत अगर अपने को विश्व नेता बनाना चाहता है, वैश्विक गुरु की कामना करता है, तो ऐसे भी प्रयास करने होंगे जो पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी जरूरी है, जो विश्व में मान्य है ना। जैसे कि अब देखिए कि राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत ने राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई 2018 से लेकर 2023 तक, है ना, जिसमें यह कहा गया कि ऐसे जो प्रवासी प्रजाति हैं, है ना, उनकी देखरेख, संरक्षण और प्रबंधन उनका विशेष तौर पर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया गया, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, है ना, आपको 2018 से लेके 23 तक, और उस पर काफ़ी कार्य भी हुए हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ कार्यों की बात करूं तो गिद्ध की संख्या लगातार कम होती जा रही थी देश में, है ना। तो गिद्ध की संख्या कम होने के पीछे जो कारण था, एक दवाई है डाइक्लोफेनाक, जो दर्द को कम करने में उसका यूज किया जाता है। तो क्या होता था कि डाइक्लोफेनाक की अधिक मात्रा यूज के कारण क्या हो रहा था कि जो मतलब कि गाय है, तो गिद्ध जो है वो मतलब कि मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि गाय भैंस है, कुछ भी जानवर है, तो अगर उसे दर्द की सुई दी गई तो डाइक्लोफेनाक की मात्रा उसके शरीर में चली गई। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगर उस मांस को गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध में जो है डाइक्लोफेनाक चला जाता है। तो डाइक्लोफेनाक चले जाने के कारण जो गिद्ध अंडे दे रहे थे, तो अंडे के ऊपर वाला जो उनका जो सफ़ेद रंग का जो उनका कवच होता है, वो काफ़ी पतला हो जा रहा था और गिद्ध के अंडे फूट जा रहे थे। इसलिए क्या हो रहा था कि गिद्ध जो है, छोटे गिद्ध आ नहीं पा रहे थे, है ना, अंडे फूट जाने के कारण। तो इसलिए डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया गया भारत सरकार के द्वारा, है ना, कि इस दवाई का उपयोग नहीं होगा। गिद्धों का संरक्षण करना जरूरी हो गया है, वो आवश्यक है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो इस तरीके से भारत ने विशेष प्रयास किया। हम और भी क्षेत्र में देखते हैं कि समुद्री कछुए के प्रजनन स्थल को सुरक्षित, संरक्षित, प्रबंधन करने के लिए भी ये काफ़ी प्रयास किए गए हैं। उड़ीसा के तटों पर और भी अन्य जगहों पर भी किया गया है ना। फिर क्या है कि अमूर फाल्कन के बारे में चर्चा की, जो दक्षिण अफ्रीका से उड़ करके कहाँ आते हैं, नागालैंड, मेघालय, है ना, नॉर्थ जो उत्तर राज्य है हमारा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उधर जाते हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को मिला करके भी उनके संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रयास किया गया है ना। फिर हम देखते हैं कि समुद्री कछुओं का संरक्षण जो है ना, वर्ष 2020 तक जो है समुद्री कछुआ नीति का निर्माण किया गया था, है ना। उस पर काफ़ी मतलब कि सफलता मिली, है ना। समुद्री कछुओं की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। फिर इसमें क्या है कि जो सामुद्रिक प्रदूषण के कारण जो कछुओं को परेशानी हो रही थी कि माइक्रो प्लास्टिक और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया कि भाई ये आप नहीं करें। लोगों से कहा गया समुद्र पे जाने से क्या होता है कि ये कछुओं के पेट में चली जाती है, और भी जो डुगोंग है, समुद्री गाय है, उनके पेट में चली जाती है, जिससे उनकी असमय जो है वो मृत्यु हो जा रही है ना। तो इन सब जो है ग्रेट इंडियन, जैसे कि बस्टर्ड है ना, तो इनके बारे में भी जो है काफ़ी जो है सामान्य जनों में एक चेतना फैलाई गई, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी। तो इस तरीके से हो गया कि एक सिंग वाला गैंडे के लिए प्रयास किया गया, उसके संरक्षण के लिए प्रयास किया गया। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और वैश्विक संरक्षण की पहल जो है, ये जो है इस CMS के द्वारा ये की जा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि, और क्या है कि राष्ट्रीय कार्य योजना में एक बात का और भी ध्यान रखा गया 2018-23 में। एक उद्देश्य था कि जो प्रवासी प्रजाति है
है ना, उनके संबंध में कुछ डेटा रखे जाए और डेटाबेस में सुधार करते रहा जाए, है ना। अगर कहीं की संख्या घटी है किसी पक्षी के आने की, प्रवासी पक्षी के, तो उसको भी नोट डाउन किया जाए, है ना, कारणों का पता लगाया जाए कि क्यों भी संख्या कम हो गया, है ना, उसको बढ़ाने के प्रयास किए जाए, है ना। ये इस तरीके, तो डेटाबेस में सुधार, इसका भी एक कारण था। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने काफ़ी बात किया CMS को 14 पर, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टॉपिक है ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो धन्यवाद। मैं दीपक कुमार, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।